Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, we are going to start a new lesson, The Tale of the Vishnois. विद्यार्थियों, आज से हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, द टेल ऑफ द विश्नोइज, विश्नोई की कहानी। यह कहानी जो है विश्नोई समुदाय की है, जिसने राजस्थान में मारवाड़ के पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन ला दिया। मारवाड़ का क्षेत्र कई शताब्दियों तक सूखाग्रस्त रहा, जहां पेड़ व पशु पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। विश्नोई लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिए और उस क्षेत्र में व्यापक रूप से पेड़ लगाए। उन्होंने पशु पक्षियों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी कहानी को विस्तार से समझते हुए हम ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, द टेल ऑफ द विश्नोइज। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर thorny shrubs, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunted bear or babul tree. मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बंजर या वीरान भूमि। वेस्ट का मतलब क्या होता है? बंजर भूमि या वीरान भूमि। आज के समय में मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो एक वीरान या बंजर भूमि है, ट्रीलेस यानी पेड़ों से रहित, और ऑफ सैंड एंड रॉक्स, जिस पे केवल मिट्टी और चट्टानें पाई जाती है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त है और उनमें से ज़्यादातर भाग जो है रेगिस्तान है, जहाँ पर आपको दूर दूर तक पेड़ नज़र नहीं आएंगे, केवल रेत और मिट्टी के टीले और चट्टानें ही नजर आएंगी। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स। ग्रोइंग थिंग्स यानी उगती हुई वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं आपको वहां दिखाई देती है वो है थॉर्नी श्रब्स। थॉर्नी श्रब्स यानी कांटों वाली झाड़ियाँ। ऐसी झाड़ियाँ जिस पर केवल क्या लगे हुए हैं? कांटे। यही आपको इस बंजर भूमि पर या रेगिस्तान में दिखाई देती है। अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास। टफ्ट्स शब्द जो होता है, टफ्ट्स का मतलब होता है गुच्छा या झुंड, यानी कुछ स्थान पर या कुछ झुंड या समूह मिलेंगे। किस चीज के? शॉर्ट रफ ग्रास, छोटी खुरदरी घास के, एंड एन ओकेजनल स्टंटेड और बबूल टी। यहाँ स्टंटेड जो शब्द है, स्टंटेड शब्द का मतलब होता है अल्प विकसित, यानी कम विकास हुआ, पूरी तरह जो विकसित नहीं हो रखा है, नॉन डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड। तो ग्रास एंड ओकेजनल यानी कहीं कहीं पर, स्टंटेड यानी अल्प विकसित, बेर और बबूल ट्री, बेर और बबूल के पेड़। यानी आपको रेगिस्तान में क्या नजर आएगा? छोटी सी खुरदरी घास कहीं कहीं पर मिलेगी, और कुछ जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर चल के आपको क्या मिलेगी? बेर और बबूल के पेड़। बट इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, जिसपे आसानी से विश्वास नहीं किया जा सके। अविश्वसनीय रूप से, यू कैन इवन इन द डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल नाउन खेजड़ी ट्रीज। ओड यानी कि अनूठा, अचंभे वाला, अनूठा, विलक्षण, विलेज यानी गांव। तो इवन इन द डेजर्ट, यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी एक कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज, तुम्हें एक ऐसा अनूठा गांव मिलेगा
विद ग्रोव्स ऑफ, ग्रोव्स बोलते हैं झुंड या समूह को, ग्रोव्स यानी झुंड, ऑफ वेल नाउन अच्छी तरह से प्रसिद्ध, खेजड़ी ट्रीज खेजड़ी के वृक्षों वाला। यानी इस रेगिस्तान वाले क्षेत्र में भी जहाँ पर आपको ज़्यादातर मिट्टी नज़र आती है, मिट्टी के टीले नज़र आते हैं, चट्टानें नज़र आती है, या कहीं कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियाँ नज़र आती है, या कुछ कुछ जगह पर बेर और बबूल के पेड़ नज़र आते हैं, ऐसे रेगिस्तान में भी आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसा अनूठा गांव मिलेगा जहां पर खेजड़ी के वृक्षों के झुंड पाए जाते हैं। द कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्षा। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्षा। खेजड़ी को दूसरा नाम दिया गया है कल्प वृक्ष। खेजड़ी को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और इसे खेजड़ी को जो है कजिन ऑफ द बबूल यानी बबूल का चचेरा भाई यानी उसी के परिवार का सदस्य कहा जाता है, और इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब कल्प वृक्ष की व्याख्या बताते हुए कहा था ट्रीज दैट फुलफिल ऑल विशेस, ऐसा पेड़ जो कि सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सिएस्ट इन इट्स शेड। मिड डे सिएस्ट मतलब दोपहर की नींद। आप सभी दोपहर में हल्की सी नींद लेते हैं ना, उसको बोलते हैं मिड डे सिएस्ट। तो ए फुल ग्रोन कैमल, एक अच्छी तरह से विकसित यानी पूरा ऊंट जो है, कैन एंजॉय ए मिड डे सिएस्ट, बड़े आराम से दोपहर की नींद ले सकता है, इन इट्स शेड, इसकी छाया में। यानी खेजड़ी के वृक्ष ऐसे हैं, यानी उनका झुंड बना हुआ है खेजड़ी के वृक्षों का, जहाँ झुंड की छाया के नीचे जो है ऊंट अपने दोपहर की नींद आराम से कर सकता है। इट्स फॉलीज नरिशेस गॉट, sheep, cattle and camel. Its folies यानी इसकी जो पत्तियां होती है, इसके जो फल होते हैं, शाखाएं और पत्तियां, वो नरिशेस यानी पोषण करती है। यानी जो खेजड़ी के वृक्ष है, इनकी जो शाखाएं हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, वो नरिशेस यानी पालन पोषण करती है, पेट भरती है। किस किस का? गॉट बकरी का, शीप भेड़ का, कैटल अन्य मवेशियों का, और कैमल यानी ऊंट का। इट्स पॉट्स बोलते हैं फलियों को। खेजड़ी के वृक्ष की जो फलियां होती है, कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, इनसे स्वादिष्ट करी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स। इट्स थॉर्न्स यानी इसके जो कांटे होते हैं, खेजड़ी के जो कांटे होते हैं, वो गार्ड यानी रक्षा करते हैं किसकी? फार्मर्स फील्ड, किसानों के खेतों की, अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स, जो इधर उधर भटकने वाले जानवर होते हैं। खेत को, मराउडिंग का मतलब होता है खेत को नाश करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, उनसे ये क्या करता है? खेतों की रक्षा करता है। कौन करता है? खेजड़ी का वृक्ष। तो खेजड़ी के वृक्ष के फायदे क्या क्या बताए हुए हैं? पहली बात तो खेजड़ी के वृक्ष को क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के जो पत्तियां हैं और जो शाखाएं हैं, वो किसका पोषण करती है? वो पत्तियां और शाखाएं जो है वो बकरी का, भेड़ का, मवेशियों का, ऊंट का आदि का पोषण करती है। और इसकी जो फलियां होती है, पॉट्स किसको बोलते हैं? फलियों को। फलियों से क्या बनती है? करी तैयार की जाती है, स्वादिष्ट करी। तो इस तरह से खेजड़ी वृक्ष जो है उस क्षेत्र के लिए वरदान के रूप में माना जाता है। विभिन्न प्रकार की मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करती है, यानी उस स्थान पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिए जो है खेजड़ी वृक्ष को जो है कल्प वृक्ष कहा जाता है। यदि कोई पूछे कि खेजड़ी वृक्ष कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रीज दैट फुलफिल ऑल विशेस, कैमल कैन एंजॉय मिड डे सिएस्टा इन इट्स शेड, इट्स फॉलीज नरिशेस sheep, goat, cattle and camel. Its pods can be made into a delicious curry and its thorns guard the farmer's field against marauding animals. तो इस तरह से जो है खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। Once upon a time of desert of Marwa had not yet conquered
the vast territory over which it holds sway today. Once upon a time, एक बार, the desert of मारवाड़, मारवाड़ के रेगिस्तान ने had not yet conquered, conquered का मतलब होता है अधीन करना, अपने प्रभाव में लाना. The west यानी उसने अभी तक अपने अधीन नहीं किया था. The vast territory एक बहुत विशाल क्षेत्र को, over which जिस पर कि it holds sway today, sway यानी अधिकार है, स्वामित्व है या प्रभाव है, यानी मरुस्थल के जितने बड़े क्षेत्र पर मारवाड़ के रेगिस्तान का अधिकार आज के समय है, उतना अधिकार पहले के समय पर नहीं था. इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टुडे, यद्यपि क्लाइमेट यानी जलवायु या वातावरण वॉज द सेम वैसा ही था एज इट इज़ टुडे जैसा कि यह आज है. द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज. द लैंड वॉज कवर्ड, यह भूमि ढकी हुई थी, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री, हजारों खेजड़ी के पेड़ों से. एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ, और वहाँ पर प्लेंटी यानी बहुत मात्रा में थे, बेर, केर एंड सांगरी, बेर, केर और सांगरी. दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप्स. यह मैदान जो थे वो गढ़ थे हजारों बारहसिंगा. एंटीलॉप्स किसको बोलते हैं? बारहसिंगा को बोलते हैं, जिसके 12 सींग होते हैं ऐसा कहा जाता है और देखने ही मिलते हैं. ब्लैक बक, काल कृष्ण मृग, चिंकारा एंड नीलगाय. एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इसकी सीमाओं पर जो है भील की जनजाति निवास करती थी. यानी रेगिस्तान का जितना विस्तार आज के समय में हमें देखने को मिलता है, एक समय ऐसा था जब इतना विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता था. काफ़ी समय पहले जो है हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ थे और वहाँ बहुत मात्रा में बेर, केर और सांगरी थे. और मैदान जो है, जो वहाँ के मैदान है, समतल मैदान, वो हजारों बारहसिंगा, कृष्ण मृग, चिंगारा और नील गाय के जो है क्षेत्र थे. और वहाँ पर सीमाओं पर जो है जनजाति भील निवास करते थे. About 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. 3000 वर्ष पहले की बात है. हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, कैटल कीपर्स बोलते हैं पशुपालकों को और हॉर्ड्स बोलते हैं झुंड को. तो पशुपालकों के जो झुंड थे वो बिगैन टू पॉर इनटू इंडिया, उन्होंने जो है भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया. फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिमी और केंद्रीय एशिया से. सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ जो है मारवाड़ के क्षेत्र में फैल गए. द बिल्स रजिस्टर्ड दियर एनरोचमेंट, एनरोचमेंट बोलते हैं अतिक्रमण को. एनरोचमेंट का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण. कोई ज़बरदस्ती किसी क्षेत्र पर जब अपना कब्जा कर लेता है, अपना आधिपत्य कर लेता है, अपना प्रवेश कर लेता है, तो उसको अतिक्रमण कहा जाता है. तो जब ये पश्चिमी एशिया से और केंद्रीय एशिया से जो पशुपालक है उन्होंने भारत में प्रवेश किया था, अतिक्रमण किया था, उस अतिक्रमण का भीलों ने विरोध किया. बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स एंड pretty soon took care of the bills. जो इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है? आक्रमण करने वाले. जो आक्रमणकारी थे, आक्रमणकारियों के पास क्या थे? हॉर्सेस यानी घोड़े थे, सुपीरियर वेपन्स यानी अच्छी क्षमता वाले हथियार थे, एंड pretty soon और शीघ्र ही took care of bills, उन्होंने भीलों पर जो है अपना अधिकार जमा लिया. In any case, the land appeared boundless and the bills retreated a little toward the Aravallis. और इस तरह से धीरे धीरे ये भूमि जो है सीमा रहित प्रतीत होने लगी. यानी उनके लिए चारों तरफ से जो है मतलब उन्होंने अधिकार कर लिया और भीलों को जो है रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड द अरावली, अरावली के पीछे की ओर धकेल दिया. द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और इस तरह से मारवाड़ की जनसंख्या जो है बढ़ने लगी. बट एज सेंचुरीज पास्ड, the large herds of cattle began to affect the vegetation. The seedling and sapling were grazed down
and had little chance to grow. But the centuries passed, जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती गई, the large herds of cattle, पशुओं के ये जो बड़े बड़े झुंड थे, began to affect the vegetation, इसने किसको प्रभावित करना शुरू कर दिया? वनस्पति को। किस प्रकार की वनस्पति? द सीडलिंग, जो बीजों से उत्पन्न होने वाले अंकुरित छोटे छोटे पौधे थे, एंड सैपलिंग, और जो नए नए खिले हुए पेड़ थे, वर गेज्ड डाउन, उनको चर लिया गया, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उनके लिए बिल्कुल न के बराबर अवसर था विकसित होने का, क्योंकि जो ही वो पेड़ पौधे छोटे से धीरे धीरे बड़े होने लगते और तुरंत ही जो है पशु उनको चढ़ जाते। इस तरह से ये जो हजारों की तादाद में, खूब तादाद में बड़े बड़े झुंड जो है पशुओं के आए, इन्होंने जो है मारवाड़ की वनस्पति को नष्ट करना शुरू कर दिया। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल बील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ। अब देखो, जो इन्वेडर्स थे यानी आक्रमणकारी थे, जो कि इन मवेशियों को, इन पशुओं के झुंडों को अपने साथ लाए थे, वो एंड द ट्राइबल बील्स, और जो बील जनजाति है वो, फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ। सस्टेन का मतलब होता है अपने आप को पोषित करना, अपने आप के जीवन को बनाए रखना। तो खुद के जीवन के भरण पोषण के लिए, खुद के जीवन के पोषण के लिए उन्हें बहुत ही कम मिलने लगा। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by Rathors of Kannauj. Finally the 13th century, अंतिम रूप से 13वीं शताब्दी में, AD आफ्टर डोमेन, saw the final conquest, अंतिम विजय देखी गई, ऑफ द भील्स, भीलों पर, बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों की। यानी 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौड़ों ने भीलों पर अपनी अंतिम जीत हासिल कर दी। द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब पूरे मारवाड़ पर राजपूतों का शासन होने लगा, यानी राजपूतों का शासन स्थापित हो गया। तो इस तरह से भीलों पर विजय प्राप्त करके कन्नौज के राठौड़ों ने जो है मारवाड़ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड was born in the village of Pipasar. His father was the headman Thakur Lohat and his mother was Hamsa Devi. The boy was called Jamboji. अब इस पैराग्राफ में जाम्बोजी के जन्म के बारे में बताया जा रहा है। जाम्बोजी जिन्होंने इस विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, जाम्बोजी जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय को 29 नियम दिए थे जीवन जीने के, उनके जन्म के बारे में। इन द ईयर 1451 यानी 1451 में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, जब राव जोधा का शासनकाल चल रहा था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, ये राव जोधा जो थे राजपूतों में एक बहुत बहादुर राजा थे, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, एक असाधारण बालक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं? असाधारण को। चाइल्ड वॉज बॉर्न, उस बच्चे का जन्म हुआ इन द विलेज ऑफ पीपासर। किस गांव में जन्म हुआ था? पीपासर गांव में। किसका जन्म हुआ था? जाम्बोजी का। और उस समय जोधपुर पर शासन कौन कर रहा था? राव जोधा, यानी मारवाड़ पर उस समय राव जोधा का शासन था। हिज फादर वॉज द हेडमैन, उसका पिता जो था वो मुख्य व्यक्ति था, ठाकुर लोहट का, एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी, उसकी माँ हंसा देवी थी। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बोजी, और इस बालक को जाम्बोजी नाम दिया गया, जाम्बाजी नाम दिया गया। एज ए लिटिल बॉय, जब छोटे से बालक के रूप में, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. एक छोटे बालक के रूप में जब उसे अपने पिता के पशुओं के बहुत बड़े झुंड की रक्षा करने और देखभाल करने की जिम्मेदारी, टास्क का मतलब होता है जिम्मेदारी या कार्य, और लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल करना, तो उस झुंड के देखभाल करने का कार्य सौंपा गया। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, यह बहुत ही आनंद की बात थी उस बालक के लिए, टू टेक द एनिमल। तो जाम्बोजी जब उन जानवरों को चराने के लिए ले जाते तो उनको बहुत आनंद आता था।
लाई इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, लाई यानी लेटे हुए, इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ की छाया में, एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, और जो कृष्ण मृग थे उनको झुंड को देखना। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रास, जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइथ ग्रेस, लाइथ ग्रेस या मतलब होता है शोभायुक्त चाल या मनोहरी चाल जो है, ग्रेस का मतलब होता है शोभा और लाइथ यानी चाल। ये हिरण आगे आ रहा है इसका वर्णन। लाइथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, यानी इस सुंदर बारहसिंगा की शोभायुक्त जो मनोहरी चाल थी उसको देखकर जाम्बाजी बहुत आकर्षित होते थे। एंड थॉट और सोचते थे दैट देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स, कि दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग, इससे ज़्यादा आकर्षित करने वाला या आनंदित करने वाला कोई दृश्य नहीं होता। साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य। देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्राउंड स्टेक्स, जो अच्छी तरह से दो विकसित नर हिरण थे उनमें जब लड़ाई होती, उस लड़ाई को देखने से ज़्यादा और कुछ भी आनंददायक या ध्यान को आकर्षित करने वाला दृश्य नहीं होता। एंथ्रिलिंग का मतलब होता है ध्यान को आकर्षित करने वाला, खींचने वाला। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. जब जाम्बाजी 25 साल के थे, ए ग्रेट डिजास्टर, एक भयंकर विपत्ति या विपदा, ओवरटुक द होल रीजन, इसने उस पूरे क्षेत्र पर प्रभाव डाला। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, छोटी मात्रा में जो बारिश यानी थोड़ी थोड़ी बारिश जो होती थी नियमित रूप से, वो एकदम से रुक गई। रेगिस्तान में बारिश बहुत ही कम होती है, और जब जाम्बाजी 25 साल के थे उस समय एक भयंकर विपदा आई कि जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी वो बारिश भी एकदम से रुक गई। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल, और इस विपदा में सबसे ज़्यादा समस्या यदि किसी ने झेली तो वो पशु थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जब बारिश नहीं होती है तो क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है, फसलें नहीं होती है, पानी की कमी हो जाती है। तो जो सूखे का पहला साल था, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेज, दे कुड ईट, वे खा सकते थे, द बाजरा स्ट्रॉ, बाजरे का सूखा चारा, स्टोर्ड इन द हाउसेज, जो कि मकानों में, घरों में रखा हुआ था। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और दूसरा साल जो था वो उससे भी ज़्यादा खराब था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की एक छोटा सा तिनका भी नहीं था। लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, जो कहीं पे भी हमें नज़र आता हो। पीपल हेग्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स, पीपल हेग्ड एट एनी ट्रीज, लोग जो है जो कोई भी पेड़ होता उसको काट डालते, नष्ट कर डालते। दे कुड फाइंड, जिसे वो जो भी उसे मिलता, एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और जो है वो पत्तियों पे जो है अपने जानवरों को रखने लगे, यानी अपने जानवरों को उन पेड़ों की, यानी उन्होंने क्या किया, पेड़ों को काट काट कर उनको जो है पूरा पत्तियों और शाखाओं से रहित कर दिया और इनसे अपने मवेशियों का पेट भरा। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन ये सभी भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त नहीं था। ऑल द ड्रॉट एंड द ड्रॉट कंटिन्यूज फॉर 8 कंसिक्यूटिव ईयर्स, कंसिक्यूटिव यानी आगे आने वाले लगातार साल, और ये सूखा जो है लगातार 8 सालों तक रहा। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all trees. Hacked and hacked यानी काटते गए, लोग जो है काटते ही गए। The last bit of foliage, फलों, पत्तियों और शाखाओं का अंतिम टुकड़ा भी from all the trees, सभी पेड़ों से, यानी सभी पेड़ों की पत्तियां,
शाखाएं आदि काट डाली उन लोगों ने, विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, जो कि बाद में धीरे धीरे सूखते गए, क्योंकि जब उन पे पत्तियां वगैरह नहीं रही तो उनके लिए भोजन बनना बंद हो गया और वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लग गए। When the stored grain was exhausted, stored grain यानी जो भंडारित किया हुआ अनाज था वो exhausted यानी समाप्त हो गया। People ate खेजड़ी pods, लोगों ने जो है खेजड़ी की फलियां खाना शुरू कर दिया। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेड सीड्स, और सूखे बेर जो थे उनके जो बीज थे उनका आटा बनाकर खाने लगे। When this too was exhausted, और जब यह भी समाप्त हो गया, they tore and bark of the sangri trees, tore and bark of यानी उन्होंने तोड़ डाली और चीर दी छाल को, द सांगरी ट्रीज सांगरी के पेड़ों की, यानी सांगरी के पेड़ों की छाल काट काट कर, एंड पाउडर उनको पाउडर बनाया, एंड कुकड इट और उनका भोजन किया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, जो भूखे मरते हुए शाखा मृग कृष्ण मृग थे उनको भी दे हंटेड, उन्होंने उनका शिकार किया और उनको खा लिया। एंड फाइनली दे अबेंडन ऑल होप, और अंत में उन्होंने सारी आशाएं त्याग दिया। अबेंडन का मतलब होता त्याग करना। एंड माइग्रेटेड इन मासेस, और झुंड में यहाँ से पलायन कर गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिस्ड ऑन द वे, हजारों की संख्या में पशु जो है रास्ते में ही मर गए। बाय नाउ, अब तक द होल कंट्री वॉज बैरन, पूरी की पूरे देश जो है वीरान हो चुका था। बैरन का मतलब भी होता है वीरान या बंजर। ये सारा देश, सारा क्षेत्र जो है वीरान हो चुका था। देयर वॉज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, वहाँ देखने में कई मीलों तक एक भी पेड़ नज़र नहीं आता। नॉर ए सिंगल काउ, न कोई गाय नज़र आती, और ए ब्लैक बक, न कोई कृष्ण मृग नज़र आता। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन, जो केवल लोग बचे या जो व्यक्ति बचा वे थे बिग लैंडलॉर्ड्स, वे बड़े बड़े जमींदार थे। लाइक जाम्बाजीज फादर, जाम्बाजी के पिता की तरह। ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, जिनके घरों में बहुत भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में बाजरा था। दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो कि इस कठिन समय में उनके लिए काम में आया। तो इस तरह से कैसे यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में या मारवाड़ के क्षेत्र में बहुत सारे पशु एक साथ आए, उन्होंने धीरे धीरे करके घास चरना शुरू कर दिया और सारी घास खत्म कर दी। और एक समय ऐसा आया जब जाम्बाजी 25 साल के थे तो भयंकर वहाँ पर सूखा पड़ा, और इस सूखे का प्रभाव ये हुआ कि सारे के सारे लोग यहाँ से चले गए। केवल जाम्बाजी के पिता जैसे बड़े बड़े जमींदार वहाँ पर बचे थे। इस तरह से इस सूखे का असर उस पर पड़ा।